हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल पर हम आप लोगों के लिए जो क्लास 12th का प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व कर रहे हैं, उस पेपर में हमने सेकंड सेक्शन यानी कि सेक्शन बी तक हमने कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि आप इस पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड सेक्शन तक हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सोल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहां पर है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका है यहां पर। ठीक है, देखिए सेक्शन सी में। सो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका है इंटीग्रेशन 0 to π/2 x sin x into cos x डिवाइड बाय sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x dx। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं और i से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, आपके पास एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कौन सी है देखिए, यहां पर लिख देता हूं उस प्रॉपर्टी को। यूज, आप किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? अगर आपके पास 0 से a और यहां पर fx dx लिखा हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे। देन आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहां से हो जाएगा π/2 माइनस एक्स और साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन पावर 4 और उसकी पावर हो जाएगी उसके एंगल में π/2 माइनस एक्स और प्लस कोस पावर 4 π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आप i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 माइनस एक्स कोस ऑफ एक्स हो जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड साइन π/2 माइनस एक्स की वैल्यू कोस π/2 माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स। डिनोमिनेटर में आपके पास अगेन यहां से आप लिख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ये रहेगी आपके पास कितनी, कोस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x dx। इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को आप ऐड करना चाहते हैं, इक्वेशन सेकंड को, तो देखिए ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा यहां से। ठीक है, देखिए अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ i इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहां से देखिए जो ऊपर आपके पास साइन एक्स इंटू कोस एक्स था वो दोनों इंटीग्रेशन में है, एंड डिनोमिनेटर में जो आपके पास लिखा हुआ था साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x वो भी दोनों ही इंटीग्रेशन में था। फर्स्ट इंटीग्रेशन में आपके पास π/2 माइनस एक्स था और सेकंड इंटीग्रेशन में आपके पास एक मिनट, फर्स्ट इंटीग्रेशन में आपके पास जो था मैं वही लिख देता हूँ एग्जैक्ट, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट फिर भी मैं वो सेम ही लिख देता हूँ। जो फर्स्ट इंटीग्रेशन था उसमें आपके पास यहाँ पर था x एंड सेकंड इंटीग्रेशन में था आपके पास π/2 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों से x को तो आप इजिली यहां से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे dx भी इसके साथ लिखा हुआ था। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 एंड यहां से इस π/2 को आप बाहर लिख सकते हैं और आपके पास बचेगा यहां पर
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x dx। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी का काम पूरा कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं कोस पावर 4x से। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आएगा 0 से पाई बाय 2। अगर आप न्यूमिनेटर को कोस पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो मैं एक बार लिख देता हूं, चलो इसको, साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन कोस पावर 4x। और डिनोमिनेटर में भी आप यहां से साइन पावर 4x के अपॉन में कोस पावर 4x लिखेंगे, प्लस कोस पावर 4x के अपॉन में भी यहां से कोस की पावर 4x लिखेंगे dx। ओके, आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए 2y इज इक्वल टू पाई बाय 2 और इंटीग्रेशन आपके पास 0 से पाई बाय 2। यहां पर देखिए एक कोस तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कोस को तो आप tan लिख सकते हैं और कोस स्क्वायर नीचे बचेगा, उसको आप यहां पर सीकेंट स्क्वायर x कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास यहां से tan पावर 4x प्लस 1 आएगा। ठीक है, और आप इसको क्या लिखेंगे, देखो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और आपके पास यहां से ऊपर था tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx। डिनोमिनेटर में जो आपके पास 10 के पावर 4 था उसको आप 10 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और आगे जो 1 था उसको भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप यहां से लेट करें, लेट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टेंजेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, अच्छा लिमिट भी आप चेंज करेंगे, इफ x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन t की वैल्यू क्या होगी वो भी आपको यहां पर बतानी है। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो अगर आप यहां पर x की जगह पे 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू भी 0 आएगी, और पाई बाय 2 पुट करोगे तो आपके पास यहां से इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एंड ऊपर आ जाएगा आपके पास dt, और इस 2 को आप डिनोमिनेटर में लिख सकते थे यहां से हटा के। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर dt और नीचे हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और अब ये एक फॉर्मूला है, आई थिंक ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट को पता होगा। 1/2 इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स t। ठीक है, और लिमिट आपके पास 0 से इनफाइनाइट है। सो 2y इज इक्वल टू 1/2, इसमें आप लिमिट पुट करोगे इनफाइनाइट, तो यहां से आपके पास tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 आएगा, और 2y इज इक्वल टू 1/2, टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है पाई बाय 2 और टेंजेंट इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा 2y इज इक्वल टू पाई बाय 4 और i इज इक्वल टू पाई बाय 8। ओके ओके, अब यहाँ पर एक देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जो पिछले पेज पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास एक एक्स्ट्रा पाई बाय 2 चल रहा था। ठीक है, हमने नेक्स्ट स्लाइड पे इसका ये पाई बाय 2 यहाँ पर नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ पर ये पाई बाय 2 और लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पाई बाय 2, तो यहाँ पर आपके पास पाई अपॉन 2 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आप पाई अपॉन 2 इंटू 2 लिख देते हैं, पाई अपॉन 2 इंटू 2, यहाँ पर भी पाई के अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 एंड यहाँ से पाई स्क्वायर अपॉन यहाँ से 4 था, एक्स्ट्रा 2 और आएगा, तो यहाँ पाई स्क्वायर और नीचे 2 चलेगा, तो आई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी पाई स्क्वायर अपॉन 16। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट जो और में दिया हुआ है, ठीक है 26 में ही जो सेकंड पार्ट है बी का, वो देखिए आप, इंटीग्रेशन 1 से 3
और आपके पास है मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस टू dx। अब आप क्या कर सकते हो, देखिए नंबर लाइन प्लॉट कीजिए पहले तो, और इधर होता है माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट। इस फर्स्ट मॉडुलस को अगर आपने जीरो के इक्वल पुट किया तो आपके पास x की वैल्यू 1 आएगी और सेकंड से वैल्यू 2 आएगी, और जो लिमिट्स हैं वो 1 से 3 है, तो 1 तो आपने पहले लिख दिया है, और उसके बाद जो अपर लिमिट है वो है 3, तो उसको आप और मेंशन कर दो यहाँ पर। तो इस इंटीग्रेशन को आप दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, 1 से 2, ठीक है, और आगे जो इसका फंक्शन है उसको आप सेम रखेंगे, ठीक है, प्लस 2 से 3, और यहां पर मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस टू dx। नाउ अब हमें ये देखना है कि ये फंक्शन जो है जब मॉडुलस से फ्री होगा तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे मोड ऑफ x माइनस वन है तो x माइनस वन की बात हम कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। तो आप देखिए अगर आपने ये वाली रेंज सेलेक्ट की है तो इस रेंज में जो x माइनस वन है इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे 1 और 2 के बीच में आपने यहां से सपोज 1 और 2 के बीच में आपने यहां पर एक वैल्यू सेलेक्ट की है और वो वैल्यू आपके पास 1.5 है, तो 1.5 को आप सिर्फ इस पोर्शन में पुट करो यहां से यहां तक x माइनस वन के अंदर। अगर आपने 1.5 को यहां पर पुट किया तो 1.5 माइनस वन ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये तो आ जाएगा x माइनस वन पॉजिटिव साइन के साथ। और अगर आपने यहां पर 1.5 पुट किया x की जगह पे इस सर्कल के अंदर, तो 1.5 माइनस टू माइनस 0.5 यानी कि नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस टू आएगा। और इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो यहां से आपके पास कितना आएगा, x x कैंसिल और प्लस टू और माइनस वन, तो 1 बचेगा सिर्फ और 1 dx के साथ आएगा, ठीक है। लिमिट जो है वो सेम चल रही है यहां पर, प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3। अगेन इस इंटरवल की बात करते हैं 2 से 3 में। 2 से 3 में अगर आपने 2.5 इस फर्स्ट सर्कल में पुट किया तो आपके पास अगेन पॉजिटिव आएगा यहां से, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। और अगर आपने 2.5 माइनस टू यहां पर पुट किया हुआ है तो फिर अगेन आपके पास यहां से भी पॉजिटिव ही आएगा। सो यहां पे आप लिख सकते 2x माइनस थ्री dx। अब काफी सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट 1 से 2 चल रही थी यहाँ पर। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x और लिमिट है यहाँ से 2 से 3। इस 2 से 2 को आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ इसको। अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो 2 माइनस वन आएगा पहले तो, प्लस फिर यहां से आपके पास 3 पुट करोगे तो 9 माइनस 9 आएगा, ठीक है, और माइनस 2 पुट करोगे तो आपके पास यहां से 4 माइनस 6 आएगा, ठीक है। सो यहां से आपके पास आया 1 प्लस यहां पर 0 और ये माइनस 2 तो प्लस 2 आएगा, तो फाइनल आंसर आपके पास यहां से 3 होना चाहिए। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट को काफी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, यहां से क्वेश्चन नंबर 27, इसके भी दो पार्ट हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट 27 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप कैसे करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है यहाँ पर क्या होगा। देखिए सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वेरीफाई करना चाहते हैं पहले, तो आप हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स से डिवाइड कीजिए। तो एक्स वाई के अपॉन में आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया, एंड यहां पर भी एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखा। तो ऊपर तो आपके पास कितना बचेगा, y अपॉन एक्स, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आएगा। और ये क्या है, ये एक फंक्शन है जो y अपॉन एक्स वेरिएबल से रिलेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर y अपॉन
एक्स है ये, ओके, यहां से है y अपॉन एक्स। सो अगर आपके पास इस तरह से कभी एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है कि जो केवल एक ही वेरिएबल y अपॉन एक्स या फिर x अपॉन वाई में आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करना है तो आप यहां तक कर सकते हैं। अब आप इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो मेथड है वो क्या है आपके पास, वो मेथड है यहां पर आप पुट करेंगे, यहां पर पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर आपने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया है, इसको आप सेकेंड इक्वेशन लिखो और इसी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल आप यहां पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देखिए यहां पर भी आपके पास dy अपॉन dx है, यहां पर भी dy अपॉन dx है, तो आप इनके राइट साइड को इक्वेट कर दो। राइट साइड में क्या क्या यहां पर लिखा हुआ है देखिए, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब यहां से एक्स वाई अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन आप सेकंड का भी यूज करना चाहते हैं तो y के जगह पे vx भी यहां पर साथ साथ पुट कर दो, तो x का x और y के जगह पे आपने लिख दिया vx। ठीक है, यहाँ पर x और यहां से हो जाएगा vx। नीचे आपके पास लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर हो जाएगा y की जगह पे। ठीक है, और आप यहां से देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर v अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, और v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अगर आपने एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल किया है तो आपके पास यहाँ से कुछ इस तरह से टर्म बचेगी। नेक्स्ट में आप क्या करना चाहते हैं, वेरिएबल सेपरेट, और वेरिएबल सेपरेट आप कैसे करेंगे, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v, इसके अपॉन में 1, और x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां से 1 प्लस वी स्क्वायर आपने एलसीएम लिया तो v माइनस वी क्यूब यहां से आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद इस v को आप यहां से आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होना चाहिए, अब देखिए जो बचा है उसको मैं एक बार लिख देता हूं नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए उसको लिख देता हूं, यहां से आपके पास था x dv बाई dx, x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेट कैसे करेंगे, आप यहां से देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब, और उसके बाद यहां से dv बचेगा इज इक्वल टू माइनस यहां से dx अपॉन x, और नेक्स्ट स्टेप होगा यहां से आप इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। अगला स्टेप आप क्या करेंगे, यहां से फिर इसको सेपरेट करेंगे, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर आएगा यहां से, जिसको आप लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन वी स्क्वायर, वी क्यूब आएगा आपके पास, तो उसको आप v की पावर -3 कर सकते हैं, और उसके बाद प्लस यहां से 1 अपॉन v होगा, आपने इसको सेपरेट किया है dv, और यहाँ पे माइनस dx अपॉन x। इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आप 1 ऐड करना चाहेंगे यहाँ से तो -2 आएगा, तो -1 अपॉन 2 वी स्क्वायर प्लस log ऑफ मॉडुलस ऑफ v आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू माइनस log ऑफ मॉडुलस ऑफ x आ जाएगा, और आप यहाँ से प्लस, या तो आप c लिख सकते हैं या log ऑफ c लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां से -1 अपॉन 2 वी स्क्वायर, तो ठीक है, इसको आप राइट साइड में लेके जाइए, तो यहां से आपके पास कितना आएगा, माइनस log ऑफ
v या मॉडुलस v लगा दो यहाँ पे, और माइनस log ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस log ऑफ c या मॉडुलस ऑफ c भी आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो -1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से c/v इंटू एक्स। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप, v की जगह पे क्या पुट कर देंगे यहाँ पर y/x। ठीक है, तो आपके पास था -1/2 और यहां से था v स्क्वायर, और आपने v को क्या कंसिडर किया था यहाँ पर, y को कंसिडर किया था vx, तो v की वैल्यू आएगी y/x। तो आप यहाँ पर v की जगह पे y/x पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर है log ऑफ मॉडुलस ऑफ c/vx था, तो v की जगह पे आप यहाँ पर y ऊपर x लिखेंगे, नीचे एक एक्स्ट्रा x था ही आपके पास, तो ये x तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, और माइनस x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस ऑफ c/y आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, गिवन है आपके पास y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, तो इन वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो 0 आएगा, यहाँ से log ऑफ मॉडुलस ऑफ c बचेगा आपके पास। ठीक है, तो log ऑफ मॉडुलस ऑफ c की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 0 आ रही है यहाँ से log ऑफ मॉडुलस ऑफ c की वैल्यू। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ c की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1, तो आप यहाँ पुट कर दो मॉडुलस ऑफ c की वैल्यू 1। तो जो रेड में इक्वेशन लिखी हुई है फोर्थ, उसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ 1/y ही बचेगा सिर्फ। ठीक है, और यहां से आप क्या लिख सकते हैं इसको, यहां तक आप छोड़ सकते हैं, ये आंसर करेक्ट है, और यहां से अगर आप माइनस को भी हटाना चाहते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, इसको आप क्या कर सकते हैं, log ऑफ y पावर -1। ठीक है, तो उसका माइनस आप आगे लगा सकते हैं, और इस माइनस को आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, इस y की पावर 1 थी, इसको आपने ऊपर कर लिया तो y की पावर यहाँ पर -1 होगी, और माइनस को आपने आगे ले लिया। ठीक है, log की प्रॉपर्टी से। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक काफी अच्छे से सारी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए यहां से कैसे आप इसको करेंगे। देखिए इसमें फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां से आप क्या करते हैं, dy बाई dx की वैल्यू लिखते हैं, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो यहाँ पर आपके पास कितना है, ये प्लस था, यहाँ पर 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और आगे आपके पास यहाँ पर y है इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आगे फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर विद dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। ठीक है, यही तो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं p की वैल्यू आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगी, q की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगी। ओके, और यहां से देखिए अगर आप यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन p का मतलब यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं e की पावर
इसका देखो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो इसकी प्रॉपर्टी है log ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आप ई और log को कैंसिल करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मॉडुलस के साथ आएगा बट आप सिंपल भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके बाद dx प्लस c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू देखिए आप यहां से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गई, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां से dx प्लस सी यहां से आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा क्या यहां से, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी होगा। ओके, आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। और y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी, ठीक है, क्लियर। नाउ देखिए आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, यहां पर y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है। अगर आप इन वैल्यूज को यहां पुट करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से 1 इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0 प्लस सी। तो आप यहां से काफी आसानी से देख सकते हैं सी की वैल्यू आपके पास 1 ही आएगी यहां से, और इस 1 को अगर आप यहां पर पुट कर देते हैं तो फाइनल आंसर जो होगा आपका वो क्या आएगा, वो आ जाएगा y, देयरफॉर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। बस यही आपका इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके जरूर देखिए, आपको सारी बातें यहाँ पर काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। काफी डिटेल में आपको मैं ये सारे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि जैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है वैसा हर स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके पूरा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या आपके पास, आउट ऑफ 2 बैग्स, फर्स्ट बैग जो है आपके पास उसमें आपके पास 2 वाइट 3 रेड बॉल है, ठीक है। दिस इज बैग ए एंड बैग बी, देयर आर 4 white and 5 red balls. Now, one ball is drawn at random from one of the bag and is found to be red. Okay. So, first of all, we select one bag out of these two. So, what is E1? E1 is the event of selecting first bag. Okay. E2 is the event of selecting second bag. And what is R? R is the event of selecting red ball, ठीक है, red ball from the selected bag. Okay, now probability of E1 is, if I want to select one bag out of these two, then probability of selecting of first bag is 1 by 2. Similarly, probability of E2 is also 1 by 2, क्योंकि ये ऐसा ही केस है जैसे आपके पास एक कॉइन है, उसका एक फेस हेड और दूसरा फेस आपके पास टेल है। तो अगर आप कॉइन को उछाल रहे हो और उसके बाद आप ऐसा सोच रहे हो कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 by 2 लिखेंगे एंड टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1 by 2 लिखेंगे। So probability of E1 is 1 by 2, probability of E2 is 1 by 2. Now probability of
getting red ball if the selected bag is first. Then from the first bag, रेड बॉल को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? रेड बॉल को सिलेक्ट करने के आपके पास जो नंबर ऑफ वेज हैं वो 3 हैं आउट ऑफ 5, टोटल तो 5 है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन E2 इज इक्वल टू, यहां से रेड बॉल को सिलेक्ट करने के चांस आपके पास है 5 अपॉन 9। ओके, नाउ आपसे पूछा गया यहां से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। तो बैग सेकंड से पूछा गया तो आप यहां पे लिख सकते हैं नाउ यूजिंग बेज थ्योरम। ठीक है, बेज थ्योरम का आप यूज करेंगे। सेकंड बैग यानी कि आपने E2 कंसीडर किया है, उसमें से आपको रेड बॉल फाइंड आउट करनी है। तो कैसे लिखते हैं आप? E2 R अपॉन E2 और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन E1 प्लस यहां से E2 इंटू R अपॉन E2। ठीक है, नाउ देखिए यहां से डिनोमिनेटर में लिखना शुरू करता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू 1/2 है और R अपॉन E1 की वैल्यू आपके पास 3/5 है। ठीक है, यहां पर हो गई 3/5। E2 की वैल्यू 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन E2 की अगर बात करूं तो उसमें 5 अपॉन 9। ठीक है, यहां से 5 अपॉन 9। ओके, आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। और ऊपर क्या लिखना है आपको? E2 का केस जिसमें 1/2 और 5 अपॉन 9 है। ओके, अब आप 1/2 को तो यहां से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 को यहां से कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा 5/9 डिनोमिनेटर में, 3/5 एंड 5/9। सो यहां से 5/9 इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 45 और यहां पर आ जाएगा 9 3 27 एंड यहां से 25। ओके, सो यहां से 5/9 इंटू 45 को ऊपर लिख सकते हैं आप, एंड इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 52 आ जाएगा और 9 5 जा 45 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25 अपॉन यहां से 52। ठीक है, तो 25 अपॉन 52 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, यही इसका आंसर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है बी, वो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट ये सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो आपको बेस थ्योरम तक का ही टॉपिक यहाँ पर कवर करना था। ओके, तो मैं लिख भी देता हूँ, जो बी पार्ट था वो फिलहाल डिलीट है, आप ध्यान रख सकते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 साइन थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, देखिए ऊपर तो आपके पास कोस थीटा डी थीटा लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में आपके पास रूट के अंदर 3 माइनस 3 साइन थीटा है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और यहां पर हो जाएगा आपके पास कोस थीटा डी थीटा और इंटीग्रेशन में आपके पास आ जाएगा यहां से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का, उसके बाद माइनस 3 साइन थीटा एंड प्लस 2 आएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से लेट कर सकते हैं साइन थीटा को टी। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपके पास कोस थीटा डी थीटा और डी टी हो जाएगा और लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। सॉरी, लिमिट तो यहाँ पर इसमें है नहीं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब देखिए उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। तो एक स्टेप यहीं लिख देता हूं मैं। तो ये जो स्टेप है ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा आपके पास डी टी, डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ओके, अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से डील कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें, ऊपर dt
और नीचे अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर आपके पास था, और क्या था यहाँ पर -3t था, तो -3t। अब -3t के साथ मतलब t के साथ -3 है, उसका हाफ करोगे आप तो 3/2, उसका स्क्वायर ऐड कर दिया एंड यहां से आपने सबट्रैक्ट कर दिया उसका स्क्वायर। ओके, और नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहां पर जो लिखा हुआ था वो कितना था 2, नेक्स्ट टर्म लिखी हुई थी आपके पास यहां से 2। ठीक है, तो यहां से यहां तक आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इसका, और वो आइडेंटिटी क्या होगी देखिए, इंटीग्रेशन ऊपर लिखा हुआ आपके पास dt, और डिनोमिनेटर में आप इसको लिख सकते t -3/2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद आएगा यहां से -9/4, यहां से हो गया -9/4 और +2, इसका आप एलसीएम लोगे तो -9 + 8 कितना हो जाएगा -1/4, तो यहां पर आपके पास -1/4 आ जाएगा, और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dt अपॉन, इसको लिख सकते हैं आप t -3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है देखिए, इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉडुलस ऑफ x, x मतलब t -3/2 प्लस इस रूट को आप एज इट इज लिख देंगे यहां पर t -3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। ओके, प्लस c, और अब आप क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, और t के प्लेस पे जो आपके पास साइन थीटा था जो यहां पर लिखा हुआ है उसका आप यूज कीजिए। तो दोनों ही काम मैं साथ साथ कर लेता हूं यहां से। अगर आपने यहां पर एलसीएम लिया और साइन थीटा यूज किया इसके जगह पे, तो आपके पास आएगा 2 साइन थीटा -3/2। ठीक है, और यहां से प्लस इस रूट को आप क्या लिख सकते हैं देखिए, इस कंप्लीट रूट को आप यहां से देखो, ये जो रूट था यहां पर भी एज इट इज है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, अगर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं तो आप फाइनली है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक तक, और इसके अंदर आप साइन थीटा पुट करेंगे तो ऐसा आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा। ठीक है, यहां से आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और क्या था -3 साइन थीटा, -3 साइन थीटा और +2, तो कंप्लीट के अपॉन में 4 आएगा, तो वहां से भी यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका 2 यहां से हटा सकते हैं। ठीक है, और वही इसका फाइनल आंसर यहां पर होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा है ना, क्योंकि 2 को तो हमने कंप्लीट इक्वेशन में देखो मर्ज कर लिया था यहाँ पर पहले, तो ये 2 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर कह रहे हैं कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कैसे करोगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें देखिए आपके पास z इज इक्वल टू 3x + 8y लिखा हुआ है, और कुछ कंस्टेंट्स हैं, पहले उनको लिख लेता हूं मैं। 3x + 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आएगा। ठीक है, इसको आप फर्स्ट कंसिडर करेंगे। सेकंड है उसके बाद 5x, दिस इज 5x। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं दोबारा से, यहां पर आपके पास है 5x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद था यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको आप थर्ड, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको आप यहाँ से फोर्थ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इन सबका ग्राफ एक साथ ही प्लॉट करेंगे एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, तो यहां से मैं इसको प्लॉट करता हूं। देखिए मान लो आपके पास यहां से y एक्सिस है, और ये आपके पास यहां से x एक्सिस है। ठीक है, दिस इज y एक्सिस, और वो x एक्सिस हो गई ओरिजिन। आपने क्या किया यहां पर, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट की,
तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने x के प्लेस पे अगर y पुट किया है तो y के x के प्लेस पे अगर 0 पुट किया है तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 2। ठीक है, तो y की वैल्यू आई आपके पास यहां से 2 को आप यहां पर कंसिडर करो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया यहां से। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 0,2। ठीक है, अब आप y के प्लेस पे अगर 0 पुट करते हो तो 3x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, तो 8/3 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग। तो देखिए यहां पर आपके पास 1 और ये 2 है, और 2 पॉइंट समथिंग मतलब आप लगभग यहां पर हो। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज 8/3, 0। नाउ इन दोनों पॉइंटों को आप यहां से ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन मैं यहां पर करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, मान लो आपने कुछ ऐसे इनको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट में से ये जा रहे हैं। ठीक है, अब आप इस 0 0 को यहां पे पुट करके देखिए इसके अंदर कि 0 0 को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो आपने अगर 0 0 यहां पुट किया तो यहां पर भी 0 और y के जगह प्लेस पे भी 0, तो आपके पास आएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, जो कि यहां से क्या है, फॉल्स। फॉल्स है, इसका मतलब ये जो शेडेड एरिया वो 0 0 की तरफ नहीं आएगा, उसको अवे फ्रॉम द ओरिजिन लिखना पड़ेगा। और ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से आएगा, एरो मैंने लगाया, मतलब दूसरी तरफ हम 0 से दूसरी तरफ हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। 5x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 है। यहां से आप देखिए अगर इसमें आप x के प्लेस पे 0 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू 11/2 आएगा। 11/2 मीन्स 5 पॉइंट समथिंग। तो 5 पॉइंट समथिंग को आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 था, फिर ये 3 होगा यहाँ से, फिर ये 4 होगा, यहाँ से 5 होगा, 5 पॉइंट समथिंग मतलब अप्रोक्स यहाँ पर। ठीक है, लगभग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अब ये जो आपके पास है पॉइंट, ये आ जाएगा 0,11/2। ठीक है, उसके बाद अगर y के प्लेस पे आप 0 पुट करते हो तो 11/5 आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर इससे 2 से जस्ट पहले आएगा। लेट अस सपोज आपके पास 2 यहाँ पर। ठीक है, ये 2 है, ये 1 था। ठीक है, ये 8.5, तो यहाँ पर एक पॉइंट और कंसिडर आप कर लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंटों को अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आपके पास आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ ध्यान से बनाना, क्योंकि पॉइंट काफी पास पास आ गए हैं थोड़े ये। ठीक है, और इसमें अगर आपने 0 0 पुट किया तो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। तो यहां से भी ये क्या आ रहे हैं, फॉल्स, मतलब ये भी क्या आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि इसका ग्राफ इधर आएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात यहां तक काफी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए थर्ड की बात करते हैं। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस की बात होगी, जो कि यहां पर आएगा थर्ड, और फोर्थ का आ जाएगा एरिया, इधर आ जाएगा, ये आ गया फोर्थ का एरिया। ठीक है, अब इन सबका जो कॉमन रीजन है, जो सभी का कॉमन एरिया वो कौन सा होगा, देखिए y एक्सिस से इस तरफ। ठीक है, ये जो कॉमन एरिया है यही इसका फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, ये इसका फिजिबल रीजन होगा, और ये आप देख सकते हो अनबाउंडेड है। ठीक है, ये अनबाउंडेड एरिया हो गया, और अनबाउंडेड अगर ये है तो आपको एक नई इक्वेशन यहां पर क्रिएट करनी पड़ेगी। वो नई इक्वेशन क्या होगी, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपके पास यहां से लिखा हुआ है 3x प्लस 8y, और क्वेश्चन में आपको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करना है तो आपको यहाँ पर लेस देन लिखना पड़ेगा, और आपके पास कुछ कॉर्नर पॉइंट उनको आप सोल्व करेंगे पहले। वो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, देखिए एक तो आपके पास था 0,11/2, यहां से ये 0,11/2। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, 0,11/2 है, इसको आप यहां पर a कंसिडर कर लें। ठीक है, ये पॉइंट a हो गया, फिर ये पॉइंट b हो गया यहां पर। ठीक है, ये पॉइंट b है जो हमें डायग्राम में दिख नहीं रहा है यहां पर। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहां से
इस पॉइंट बी को आप यहां पर सोल्व कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड लाइनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू यहां से 1/2 आएगी, ठीक है, जब आप एलिमिनेशन सोल्व करेंगे तो, ठीक है। और पॉइंट सी जो है वो आपको यहां पर दिख रहा है, ये पॉइंट सी है 8/3, 0। तो ए बी सी तीनों पॉइंटों को आप पुट करो इस जेड के अंदर, जो जेड आपको दिया हुआ है 3x + 8y। तो आपके पास वैल्यूज यहां पर जो आएंगी वो देखिए Z44, Z10 और Z8 आएगा ए बी सी के रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन में आपसे मिनिमाइज पूछा गया है, तो मिनिमम वैल्यू आपको यहां पर ये दिख रही है, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। अब लिखेंगे क्या, सिंस शेडेड रीजन इज अनबाउंडेड, so we have to check z is equal to 8 is minimum और नॉट। हमें चेक करना पड़ेगा मिनिमम है या नहीं है। फॉर दिस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी पड़ेगी। फॉर दिस ड्रॉ 3x + 8y, जो कि मैंने z से लिया। तो अगर आपको मिनिमम चेक करना तो आप यहाँ पे लेस देन का निशान लिखेंगे और आगे उस वैल्यू को लिखेंगे। अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ साथ साथ कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ साथ साथ, तो देखिए इसका ग्राफ यहाँ पर क्या आएगा। क्या इनइक्वालिटी थी, देखिए 3x + 8y <= 8। तो इस इनइक्वालिटी को जब आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर, ठीक है, कुछ ये ग्रीन कलर की लाइन आपके पास आएगी, ठीक है। और अगर आप इसमें 0 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, यहां पर अगर आप इसमें 0 0 पुट करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 0 <= 8 और ये ट्रू है। ट्रू है इसका मतलब जो ग्राफ है वो 0 0 की तरफ आएगा। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां पर कि इस ग्रीन रीजन में और उस ब्लू रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर नो पॉइंट इज कॉमन between both regions, okay। So minimum value is z is equal to 8 at किस पॉइंट पर था वो देखिए 8/3, 0 at 8/3, 0, okay। This is required solution of this question, okay। Now come to the next question, question number 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए आप यहां से, क्वेश्चन नंबर 31 है इंटीग्रेशन I is equal to 2x² + 1 upon x² into x² + 4, ओके, dx। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आपके पास जो x है वो इवन पावर में है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं x² को y, ओके। सो 2x² + 1 अपॉन x² into x² + 4, इसको आप लिख सकते हैं 2y + 1 अपॉन y into y + 4 इज इक्वल टू, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप a/y प्लस b/y + 4 लिख सकते हैं। और इसका जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा यहां से 2y + 1 इज इक्वल टू a के साथ यहां से y + 4 और b के साथ आएगा y, ठीक है। अब आप एक बार तो यहां से क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं और एक बार y की वैल्यू -4, इन दोनों डिनोमिनेटर के ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करके एक बार y को, एक बार y + 4 को 0 के इक्वल पुट किया, तो आपके पास 0 और -4 दो वैल्यूज आई। इनको यहां पर पुट करो इस बॉक्स में। जब आप यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 0 पुट करने से 1 और वहां पे 0 पुट करने से आपके पास 4a आएगा। सो a की वैल्यू आपके पास 1/4 आ जाएगी और -4 पुट करने से यहां पर आएगा -8 + 1,
तो माइनस का 7 और -4 यहाँ पुट किया तो 0 और यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस का 4 b। तो दिस इंप्लाइज b की वैल्यू आपके पास 7/4 आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। इस a और b की वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो इस इनइक्वालिटी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से a के प्लेस पे 1/4, a के प्लेस पे 1/4 और उसके बाद साथ में था y, और y को आपने क्या कंसिडर कर रखा है, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसके साथ एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस b है 7/4, तो यहां से आपके पास आएगा 7/4 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि y प्लस 4 था यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो इसको पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/4 यहां से होगा x की पावर -2 dx प्लस 7/4 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर dx। यहां से हो जाएगा 1/4 इसका इंटीग्रेशन -1/x और प्लस यहां से 7/4 इसका हो जाएगा 1/a, मतलब 1/2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c। सो यहां से -1/4x प्लस 7/8 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c आएगा। ओके, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमने इसका सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो सेक्शन डी है उसको आप लोग ट्राई करके देखें, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आऊंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, ये सेक्शन ई है, केस स्टडी का क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके और इनको सभी को ट्राई करके देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ये आपको नहीं करना है, ये 2023-4 के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस कंप्लीट क्वेश्चन को। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 38 जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वहां से लिया गया क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम के टॉपिक से। और उसके बाद ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसको भी आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये भी उसी टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पर है। ओके, फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो देखिए आपके पास उसका मार्किंग स्कीम है जो बोर्ड ने प्रोवाइड की है। आप वीडियो को पॉज करके और इनके आंसर को यहाँ से नोट कर सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल यहाँ पे करता जा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, और वीडियो को पॉज करके इनके आंसर को आप यहाँ से साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं। ओके, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ सेक्शन सी तक। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी के आंसर्स को। और अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे नया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इसी के जैसे मैं काफी सारे पेपर्स आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। साथ ही साथ इस चैनल पे हम जेई के लिए, चाहे वो मेन है या एडवांस है, उन सभी के लिए हम यहाँ पर मैथ्स को काफी डिटेल से पढ़ेंगे, और वही मैथ आपको एयरफोर्स, एनडीए, इन सभी टेस्ट के अंदर भी काम आएगा। ओके, और आप यहाँ से सभी का आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए आप वीडियो को पॉज करके आराम से यहाँ से इन सब के आंसर को देख सकते हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन भी साथ लिखा हुआ है, आंसर भी आगे से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ ऐसा ही स्लाइड आपको दिखाऊंगा जहाँ पे क्वेश्चन और साथ ही उसका सोल्यूशन भी है, और मैं साइड में सोल्यूशन भी करके दिखाऊंगा, ताकि दोबारा से ये मुझे रिप्रेजेंट ना करना पड़े ये। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, फिर भी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं हर क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊं। ठीक है, जो जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है। देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 तक आपको करवा दिया था। अब सेक्शन डी में 32 का जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये क्वेश्चन था 32,
और ये इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। काफी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 3D ज्योमेट्री का है ये। और देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है जो इस तरह के पूछे जाते हैं जनरली। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई इसके चॉइस के अंदर, तो आप यहाँ से आपको एक पार्ट ही अटेम्प्ट करना था यहाँ से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है उसका ये टॉपिक एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट को भी जरूर कर लें। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ग्राफिकल पोर्शन है इसको कंप्लीट जरूर कर लें। ठीक है, अब देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद 36 देखिए, ये भी फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, जैसा मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपको स्किप करना है, ये आउट ऑफ सिलेबस था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपको ये करना है, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, और इसका आंसर आपके पास यहाँ पर ये है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन है कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, और ये क्वेश्चन था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 37 है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये। अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करके ट्राई जरूर कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन नंबर 38 है और ये इस 38 का सॉल्यूशन है। ओके, सो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, और अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिए, ताकि ये फ्री कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 12 के लिए वो हर स्टूडेंट को यहाँ पर मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।